हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड एंड डीएलएड से रिलेटेड हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे। यह हमारा हिंदी का 11वां प्रैक्टिस सेट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। हमें स का उच्चारण स्थान बताना है। तो स इसका उच्चारण स्थान आपका दंत होता है। क्या होता है? दंत होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। दंत से हम किन किन वर्णों का उच्चारण करते हैं? तो दंत से आपका त वर्ग का उच्चारण किया जाता है। उसके बाद आपका ल का और श का, इनका उच्चारण हम दांत के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ या आ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। अ या आ ध्वनि का उच्चारण स्थान हमें बताना है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? अ कहने पे क्या आता है? कंठ। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। देखिए, कंठ से हम किन किन वर्णों का उच्चारण करते हैं? तो क से हम कंठ से हम अ का, आ का, उसके बाद आपका क वर्ग का उच्चारण करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, कंठ से उच्चारण हम अ, आ और क वर्गों का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भाषा किसे कहते हैं। भाषा क्या होता है? तो भाषा एक साधन होता है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? तो इसमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कि भाषा आपका विचारों को प्रकट करने का माध्यम होता है। भाषा क्या होता है? तो भाषा एक ऐसी साधन है जिसके द्वारा हम अपने अंदर की बातों को दूसरे के समक्ष क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। वह किसी भी प्रकार की भाषा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन देशज शब्द है। तो देशज शब्द अर्थात जो लोकल शब्द होते हैं उसी को हम देशज शब्द कहते हैं। तो देशज इसमें से क्या होगा? पेड़ होगा, या मशीन होगा, या सेज होगा, या रूप होगा। तो इसमें से आपका देशज शब्द हो जाएगा पेड़। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। पेड़ क्या है? पेड़ आपका देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन विदेशज शब्द है। इसमें हमें क्या सुनना है? विदेशज शब्द। तो विदेशज शब्द क्या होता है? विदेशों से ली गई शब्दों को क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। तो इनमें से विदेशज आपका कौन होगा? वस्तु होगा, संख्या होगा, नगर होगा, या तोप होगा। तो इसमें से आपका तोप जो है यह आपका विदेशज शब्द है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन ए में लेखक है, तो लेखक की जाति होती है तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी में है शिक्षक। शिक्षक कहने पर पूरे शिक्षक जाति का बोध होता है, तो ये भी क्या है? शिक्षक भी आपका जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी है वकील। तो वकील का भी अपना क्या होता है? एक जाति होता है, एक वर्ग होता है, तो वकील भी आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन डी में हमारा है मीठा। तो मीठा क्या है? मीठा आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये तो स्वाद बताता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। मीठा क्या है? मीठा आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी कौन संज्ञा है। गंगा नदी, केवल अगर यहाँ पे नदी दिया रहता कि नदी कौन सा संज्ञा है तो नदी आपका हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। लेकिन गंगा नदी, नदी में भी आपका नाम बताया गया है, तो जहाँ पे क्या हो, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो गंगा नदी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं स्वयं भोजन बना लूंगी। मैं स्वयं भोजन बना लूंगी, इस वाक्य में स्वयं कैसा सर्वनाम है? स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है? देखिए, तो स्वयं का बात है तो खुद से, हमने बताया कि स्वयं अपने पे खुद से रहेगा तो वह आपका क्या हो जाएगा? वो आपका नीचवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? नीचवाचक सर्वनाम होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राकेश मिठाई खाता है। राकेश मिठाई खाता है, इस वाक्य में कर्म कौन है? इसमें हमें क्या बताना है? कर्म बताना है कि कर्म कौन सा है। तो हमने आपको बताया है कि आपका जो कर थी, क्या कहते हैं, आपका जो वर्ब होता है क्रिया, उसके पहले जो शब्द आता है वही क्या होता है? वही आपका कर्म होता है। क्या होता है? कर्म होता है। तो यहाँ पे मिठाई क्या है? मिठाई आपका कर्म है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा।
मिठाई क्या है? मिठाई आपका कर्म है। राकेश यहाँ पे क्या है? राकेश आपका कर्ता है। मिठाई आपका कर्म हो गया। उसके बाद खाना, खाना क्या होगा? खाना आपका क्रिया हो गया। अगला प्रश्न है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? हमें क्या बताना है? भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो भगवान, इसका स्त्रीलिंग रूप आपका भगवती होता है। क्या होता है? भगवती होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा छुरी से तरकारी काटती है। रेखा छुरी से तरकारी काटती, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो से, यह किस कारक की विभक्ति होती है? तो से आपका करण कारक की विभक्ति होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। देखिए, कारक की विभक्ति हम आपको बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। कर्ता के लिए ने का यूज किया जाता है। उसके बाद कर्म के लिए को का यूज होता है। करण के साथ से का यूज होता है। संप्रदान के साथ का और के लिए यूज होता है। अपादान के साथ से का यूज होता है। संबंध के साथ का के की का यूज होता है। अधिकरण के साथ में या पर का यूज होता है। संबोधन के साथ हे, अरे, अजी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिताजी ने मोहन के लिए 4 किताबें खरीदी, इस वाक्य में के लिए किस कारक की विभक्ति है? तो अभी हमने कारक की विभक्ति आपको बताई है, तो के लिए यह आपका संप्रदान कारक की विभक्ति होती है। किसकी होती है? संप्रदान कारक की। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? इसमें से किसमें आपका विसर्ग संधि है, यह हमें बताना है। तो विसर्ग संधि के बारे में हमने आपको बताया है कि सबसे पहले हम उस शब्द का संधि विच्छेद करते हैं और जहां भी आपको विसर्ग आ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि होगा। तो चलिए संधि विच्छेद करते हैं। ऑप्शन ए है उज्ज्वल, तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद करेंगे तो यह आपका क्या होगा? उत जोड़ ज्वल। क्या होगा? उत जोड़ ज्वल होगा। तो इसमें विसर्ग नहीं है तो यह आपका उज्ज्वल विसर्ग संधि नहीं है। ऑप्शन बी है निश्चल। निश्चल का करें संधि विच्छेद तो आपका हो जाएगा निह जोड़ चल। तो यहाँ पे देखिए विसर्ग आ गया, तो विसर्ग आ गया तो यह आपका क्या हो जाएगा? निश्चल आपका विसर्ग संधि होगा। बाकी भी देखते हैं, राजेंद्र है तो राजेंद्र का करेंगे संधि विच्छेद तो राज जोड़ इंद्र हो जाएगा। क्या होगा? राज जोड़ इंद्र हो गया। उसके बाद सदैव का करें तो सादा जोड़ एवं, क्या होगा? सादा जोड़ एवं होगा। तो जहाँ भी आपको विसर्ग मिल जाएगा वह विसर्ग संधि होगा। उसके बाद जहाँ दो स्वर मिलेंगे वह आपका स्वर संधि होगा। और जहाँ दोनों व्यंजन या एक व्यंजन एक स्वर होगा वह आपका व्यंजन संधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? किसमें आपका व्यंजन संधि है, यह हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए हमारा क्या है? ऑप्शन ए है यद्यपि। तो यद्यपि का करेंगे तो ये आपका होगा यदि जोड़ अपि। क्या है? यदि जोड़ अपि। तो ये आपका स्वर संधि, यदि, यदि में ई आ रहा है और यहाँ पे अ है तो दोनों स्वर है तो दो स्वर से आपका क्या बनता है? स्वर संधि। तो यद्यपि आपका स्वर संधि है। उसके बाद ऑप्शन बी में है दिगंबर। दिगंबर का संधि विच्छेद करें तो यह क्या होगा? यह आपका दिक जोड़ अंबर। क्या होगा? दिक जोड़ अंबर होगा। तो यहाँ पे देखिए क आ गया, क प्लस अ। तो हमने अभी बताया है कि दोनों व्यंजन होगा या एक व्यंजन एक स्वर होगा तो आपका क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। तो दिगंबर क्या हो जाएगा? दिगंबर आपका व्यंजन संधि होगा। उसी तरह बात करें महर्षि का, तो महर्षि का महा जोड़ ऋषि। ऋषि में आपका री है, महा, महा में आ रहा है तो महर्षि का करेंगे संधि विच्छेद तो आ प्लस आपका री आएगा, आ प्लस री आएगा। तो इसलिए यह भी आपका स्वर संधि होगा। मनोहर का करें तो मनोहर का आपका मनः जोड़ हर। क्या होता है? मनः जोड़ हर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। तो इस तरह आप स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को भी आसानी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज में कौन समास है? पंकज, देखिए पंकज कहने से क्या अर्थ मिलता है? पंकज से अर्थ हमारा कमल मिलता है। कल हमने समास का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसमें हमने आपको बताया है कि ऐसा शब्द जिस शब्द से क्या करता है, खुद की विशेषता न बताकर किसी विशेष शब्द की विशेषता बताता है, उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे पंकज कहने पे हमें एक नया शब्द मिलता है कमल, तो यह आपका क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इसी तरह हमने आपको बताया है, जैसे पीताम्बर हो गया, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात भगवान विष्णु। नीलकंठ हो गया अर्थात भगवान शिव। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये आपके बहुब्रीहि समास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक में कौन समास है?
प्रत्येक इसमें कौन सा समास होगा? तो प्रत्येक इस यह आपका अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। हमने अव्ययी भाव समास के बारे में भी आपको पता है कि न व्यय इति अव्यय, जिसमें खर्च न हो। प्रत्येक अर्थात यह लगातार होता है। प्रत्येक प्रत्येक की बात की जा रही है यहाँ पे, तो यह आपका अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी दिन बढ़े कभी रात, इस मुहावरे का क्या बताना है? अर्थ बताना है। तो कभी दिन बढ़े कभी रात, इसका अर्थ आपका होगा समय का अस्थिर होना। क्या होगा? समय का अस्थिर होना। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्सी तोड़ना। कुर्सी तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो कुर्सी तोड़ना इसका अर्थ होता है पूरी तरह ड्यूटी न करना। क्या अर्थ होता है? पूरी तरह ड्यूटी न करना। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संगम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संगम का संधि विच्छेद बताना है। तो संगम का संधि विच्छेद आपका होता है सम जोड़ गम। क्या होता है? सम जोड़ गम होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करें कि रामायण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।